हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और मैंने आप लोगों को 2024 के जो क्वेश्चन है उसके 23 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो प्रैक्टिस सेट नंबर करेंगे जाके अपना 24 नंबर प्रैक्टिस सेट करेंगे जाके। ठीक, तो अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे वो 2024 के कर रहे थे। ठीक, तो अगर हम लोग देखें जाके, अगर हम लोग एक एवरेज में देखें, देखो हमने आपको कराया है जाके 23 प्रैक्टिस सेट, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग ये देखें तो कम से कम वो हमारे 30 सेट हो चुके हैं। ठीक, क्योंकि मैंने कई सारे प्रैक्टिस सेटों में दो सेटों के क्वेश्चनों को, मतलब के अच्छे क्वेश्चनों को छांटा है। ठीक, तो इस हिसाब से हमारे अगर हम लोग 20 क्वेश्चन ले तो कम से कम हमारे 600 क्वेश्चन, ठीक है ना, 500 प्लस क्वेश्चन हमारे क्या है, हमने 2024 के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर ली है। तो आज हम लोग जो प्रैक्टिस सेट करेंगे जाके अपना 2023 एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक, तो जो हमारा 10 जनवरी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है जाके, तो अब हम लोग क्या करेंगे जाके अपने 2000 कुछ प्रैक्टिस सेट 2023 के क्वेश्चनों को कर लेंगे जाके। ठीक, तो जैसे आज का पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि आज का देखो जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति की आय 95,000 रुपये है और उसका व्यय 75,000 रुपये है। यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि की जाती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखो हम लोग कैसे करेंगे। देखो ये पता है कि इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। मतलब कि आय बराबर क्या होता है, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। ठीक है, तो देखो हमारी आय क्या है, हमारी 95,000 है और जो हमारा खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, वो हमारा कितना है जाके, वो हमारा 75,000 है। तो देखो हम लोग सीधा 3 जीरो काट के आय लिखेंगे जाके। ठीक, यहाँ पे हम लोग चीज़ों को काट के लिखते हैं। ठीक है, अगर हम लोग जो हमारी आय है 95,000 और जो हमारा खर्चा जो 75,000 रुपये, उसमें से तीनों जीरो को हटा देंगे तो 95 75, अब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 19 बचे 95 होता है, इनकम भी खर्चा भी हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 15 बचेगा, 75 जब कटेगा। ठीक, तो जब हमारी आय कितनी है 19 है, खर्चा 15 है, तो बचत कितनी हो गई जाके, 4 हो गई जाके। ठीक, अब देखो वो क्या करें, देखो ऐसे क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट देखो कैसे करेंगे। आगे बोल रहा है कि यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गुणा कर देंगे जाके 18% का और व्यय में हम लोग गुणा कर देंगे जाके 12% का। ठीक, और हमको निकालना है कि इस बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो रही। तो हमने बचत मान ली x है, उसमें x का गुणा कर देंगे। ठीक, फिर यहाँ से एक इसका इसमें गुणा करके, इसका इसमें गुणा करके इधर वाले में घटा देंगे और इससे भागित होगा जाके। ठीक, क्योंकि 4x आएगा। तो एक चीज़ हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे जाके, 18 9 162 के 2 हासिल 16, 18 कम 18 16 34 हो जाएगा। अब इसमें से इसका गुणा करके हम लोग घटाएंगे उधर। ठीक, तो 15 12 गुणा 180 होता है। तो ये कितना बचेगा हमारा, इधर का 4x में हमें क्योंकि x का मान चाहिए तो 4 नीचे आ जाएगा। तो ये होता है हमारा डायरेक्ट करने का तरीका ऐसे क्वेश्चन को। तो ये हमारा कितना 162 आ जाएगा बटे 4। ठीक, 4 चौको 16 हो जाएगा, 0.4 पंचे 20। तो 40.5% का क्या हो जाएगा, ये हमारी 40.5% की क्या हो जाएगी, वृद्धि आ जाएगी। ठीक, अगर यहाँ पे वैल्यू निगेटिव आती है तो फिर वो चीज़ कमी होती है जाके। ठीक, तो ये क्या हो गया जाके, इस क्वेश्चन को देखो, ये जो मैंने तरीका बताया ऐसे क्वेश्चन को करने का एग्जाम में सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से आप लोग क्या करेंगे डायरेक्ट। देखो उसने ये बोला था कि 95,000 क्या है उसकी आय है, ठीक है, इनकम है, और उसकी एक्सपेंडिचर खर्चा कितना है 75,000। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसमें जो कटने वाली चीज़ें होती है काट लेते हैं। ठीक, तो 19 पच्चे 95, 15 पच्चे 75, तो हम लोग काट पीट के ही चीज़ों को लिखते हैं। इससे क्या होता है, हमारा कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, तो इनकम अगर 19 है, उसका खर्चा 15 है, तो बचत कितनी होगी, 4 की होगी। अब वो कह रहा है कि यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि की जाती है और उसकी खर्चे में 12% की वृद्धि की जाती है, तो पूछे कभी सेविंग में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी। ठीक, कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछे तो हम लोग डायरेक्ट उसका जो परसेंटेज में वृद्धि कमी उसका हम लोग डायरेक्ट गुणा करा देते हैं।
अगर वो कम ही बोलता है तो उसको हम लोग माइनस का लिखते हैं, ठीक, ये चीज़ याद रखना, ठीक। तो इधर वाले वैल्यू में गुणा होकर इधर वैल्यू को उधर लेके जाएंगे, घटाएंगे ना, तो यहाँ पे 4x आ जाए, x भी हमारा 4 क्या है नीचे आएगा, तो चीज़ हम लोग डायरेक्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये सबसे मैंने बेस्ट तरीका आप लोग बताया एग्जाम में करने का। अब देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि 5 महिलाएं एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकती हैं, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं। 2 महिलाएं और 4 बच्चों को कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो देखो जो काम 8 महिलाएं करेंगी वही काम 10 बच्चे करेंगे, काम तो दोनों बराबर है ना, ठीक। तो कह रहे हैं कि सॉरी 5 महिलाएं को हमने क्या मान लिया जाके, वुमेन मान लिया। 5 वुमेन एक काम को 8 दिनों में करती हैं, ठीक, ये उनके द्वारा किए गए टोटल कार्य होगा, ठीक। और 10 चाइल्ड मतलब कि बच्चे एक काम को 8 बच्चे एक काम को 10 दिनों में करते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे जाके, वुमेन और चाइल्ड की जो इफिशियंसी होगी उसका मतलब कि उसकी क्षमता का अनुपात आ जाएगा, ठीक। तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 5 एकम 5, 5 दूनी 10। वुमेन और चाइल्ड की इफिशियंसी यहाँ से कितनी आ गई जाके, 2:1, मतलब कि वुमेन की क्षमता कितनी आ गई 10 और बच्चों की क्षमता कितनी आ गई, एक बच्चे की क्षमता 1 आ गई जाके, ठीक। अब वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 महिलाओं और 4 बच्चों को कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। अब टोटल वर्क आप चाहे इधर से निकाल लो, आप चाहे इधर से निकाल लो, ठीक। तो हम लोग इधर से टोटल वर्क निकालते हैं। 5 वुमेन की, एक वुमेन की क्षमता कितनी है 2 × 8, ये हमारा क्या हो जाएगा टोटल वर्क हो गया। आप इधर से भी टोटल वर्क निकाल सकते हो, ठीक। ये क्या आ गया जाके, हमारा टोटल वर्क आ गया। अब इसी टोटल वर्क को वो बोल रहा है कि 2 महिलाएं और 4 बच्चे कितने दिन में करेंगे। तो 2 महिलाएं 2 की क्षमता से करेंगे 4, ठीक, और 4 बच्चे 1 की क्षमता से करेंगे 4। तो ये 4 4 8 हमारा कट जाएगा, तो 5 दूनी 10 दिन। तो उनको 10 दिन लगेंगे जाके उस टोटल कार्य को समाप्त करने में, ठीक। तो ये तरीका होता है इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। तो अब हम लोग बात करेंगे जाके अपने अगले क्वेश्चन की। तो देखो अगला क्वेश्चन जैसे हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है कि 5 घंटियां पूर्वाहन मतलब कि कह रहे पूर्वाहन सुबह 9 बजे एक साथ बजना शुरू होती हैं। वे 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड, 36 सेकंड और 45 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। घंटियां फिर से किस समय पर एक साथ बजती हैं, ठीक। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में जो हमको हर घंटी का जो अलग अलग टाइम दिया होता है, ठीक है, टाइम अंतराल होता है, हम लोग उसका क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम ऑफ, ठीक, हम लोग उसका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक। तो कह रहे हैं कि 12 और 18 और 24 और 36 और 45। तो देखो इनका जो एलसीएम होता है वो कितना होता है जाके 360 आएगा, ठीक। अब ये जो 360 हमारा क्या है जाके, ये टाइम किस में, सेकंड में था, तो 360 सेकंड टाइम आ गया जाके, ठीक। तो अगर हम अब ये टाइम होता है लेकिन वो ऑप्शन किस में दिया है, मिनट में, तो इसको हम लोग मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से भाग कर देंगे, ठीक। तो 6 मिनट, उसको 6 मिनट बाद ये फिर से एक साथ सारी घंटियाँ बजेंगे। तो 9:06, 9:06 पर वो दोबारा एक साथ सारी घंटियाँ बजेंगी जाके, ठीक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो पूर्वा 9:06 पर एक साथ बजेंगी। देखो क्या होता है कि हम लोग जो भी हर घंटी का अलग अलग टाइम होता है बजने का, तो उसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक। अगर वो सेकंड में ऑप्शन होता तो वो 360 सेकंड बाद बजती, लेकिन उसने टाइम पूछ दिया ना जाके, ऑप्शन जो हमारा वो मिनट में है, ठीक है ना, या टाइम दे दिया जाके, ठीक।
तो हम लोग क्या करेंगे, उसको मिनट में चेंज कर लेंगे 60 से भाग करके। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे जाके अपने अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम में दान करता है। ठीक, यदि वह 28,500 रुपये, ठीक है, भोजन और वृद्धाश्रम पर खर्च करता है तो ए का वेतन कितना है। तो देखो कभी अभी आपसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे देखो शेष ना लगाए तो हम लोग क्या, देखो वो भोजन पर कितना खर्चा करता है, वो भोजन पर मतलब ईटिंग पर खर्चा करता है कितने परसेंट, 45%। ठीक है, और वो वृद्धाश्रम में कितना खर्च करता है, 5% खर्च करता है। ठीक, तो वो अपने वेतन का टोटल तो 50% खर्चा ही कर देता है। ठीक, वो भोजन और वृद्धाश्रम पर, अब देखो उसने बार बार दोनों कंडीशन में बोला है कि वो अपने वेतन का, अगर वो शेष का कहता है तो हम लोग उसको दूसरे तरीके से करेंगे। ठीक है, तो हम लोग उसको सीरीज मेथड से करेंगे। ठीक है, अब वो 50% तो भोजन और वृद्धाश्रम पर खर्चा ही कर देता है, लेकिन क्वेश्चन में कितना बोल रहा है खर्चा करता है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 28,500, मतलब कि 28,500 रुपये वो खर्च करता है। ठीक, तो उसका वेतन पूछा, वेतन तो उसका क्या होगा, 100% होगा ना, तो इधर हम लोग क्या करेंगे, 2 का मल्टीपल कर देंगे, तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे, 2 का मल्टीपल, तो 57,000 रुपये क्या आ जाएगा, उसका वेतन आ जाएगा। ठीक, तो ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर 57,000 रुपये। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो देखो अगर वो क्वेश्चन में जब वो शेष वाले क्वेश्चन होते हैं तो उनको हम लोग एक दूसरे तरीके से, जब वो बार बार कहे कि अपने वेतन का इतना खर्चा कर रहा है, ठीक, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उस सबको जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो हमारे क्या कह रहे हैं कि एक व्यापारी ने एक वस्तु के अंकित मूल्य 72,000 रुपये पर, ठीक है, 20% की छूट दी और 10% की हानि उठाई, उसे अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए ताकि उसे वस्तु पर 440 रुपये का लाभ हो। तो देखो अगर हमको मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस पता होता तो हम लोग उनका रेशियो निकाल के आराम से चीज़ें काट के हम लोग छूट प्रतिशत निकाल सकते थे। ठीक, लेकिन यहाँ पे हमको कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है। ठीक, लेकिन एमपी और सीपी मतलब मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का एक हम लोग रिलेशन जानते हैं, इनमें क्या होता है, सीपी बटे एमपी बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। ये एक रिलेशन होता है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में। ठीक, तो जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ से हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, मार्केट प्राइस कितना दिया, 72,000 रुपये दिया है। ठीक, और वो क्या कहता है कि पहले 20% की छूट देता है, मतलब कि वो 80 ऊपर हो जाएगा और 10% की हानि होती है, मतलब कि 90। ठीक, तो यहाँ 0 0 कट जाए, 8 9 8 72 हो जाएगा। ठीक, मतलब 8,000, 8 का इधर गुणा कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया जाके, कॉस्ट प्राइस हमारा 64,000 आ गया जाके। ठीक, अब जो हमारा क्या आ गया जाके, सेलिंग प्राइस आ गया जाके। ठीक है, जबकि हमको मार्केट प्राइस कितना दिया था, मार्केट प्राइस हमें कितना दिया, 72,000 रुपये दिया है। ठीक है, अगर हम 72,000 रुपये में, ठीक है, 64,440 को घटा लेंगे तो हमें छूट कितने की मिल जाएगी। ठीक है ना, देखो हमें छूट कितने की मिल जाएगी जाके। ठीक, तो हमें छूट आ जाएगी, जो हमारी छूट होगी जाके वो 7,560 रुपये की छूट आ जाएगी। तो छूट प्रतिशत पूछ रहा है भैया से, 7,560 रुपये की छूट ये किस पे मिली जाके, 72,000 पे मिली जाके। परसेंटेज में चेंज कर लो तो 3 जीरो हमारे कट गए जाके। ठीक, अगर हम लोग इसको काटें, 18 चौको 72, 18 चौको 72, 18 दूनी 36। ठीक है ना, हम लोग इस 42 को 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दहन 40 और 2 × 4 × 5 20, 10.5% की क्या हो जाएगी, छूट होगी जाके। ठीक है,
तो उसको छूट कितने परसेंट की मिलेगी जाके 10.5% की। तो इस क्वेश्चन को जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो देखो 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। ठीक है, या तो आप एक कोड याद कर लो कि 44, 22, 32, 23, 21, ये एक नंबर याद कर लो। ठीक है, इससे आप 1 से लेकर 100 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्या होती निकाल सकते हैं। ठीक, जैसे 44, 22, 23, 32, 23, 21 ये कोड होता है। ठीक है, तो देखो ये जो होता है हमारा 1 से 10 के बीच में, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 के बीच में। ये 50 से 60 के बीच में 2 होती है, 60 से 70 के बीच में 2 भाज्य संख्या, 70 से 80 के बीच में 2, 80 से 90 के बीच में 2 भाज्य संख्या है, और 90 से 100 के बीच में केवल 1 होती है। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 40 से 50 के बीच, तो ये 5वां होगा जाके। ठीक है ना, तो 3 क्या होंगी जाके अभाज्य संख्या होंगी जाके। ठीक है, वहाँ क्वेश्चन में आप निकालने लगना जाके। ठीक, ये आप कोड याद रखना 44, 22, 32, 23, 21। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे जाके अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 40% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। ठीक, एक दुकानदार एक वस्तु के लिए कितने क्रय मूल्य का भुगतान करता है जिसका अंकित मूल्य 24,000 रुपये। देखो मैंने फिर आपसे बोला कि एक भी क्वेश्चन हमारा कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का जो रिलेशन होता है उसी पे रिलेटेड है। ठीक है ना, जब वो 40% की छूट देता है और 20% का लाभ होता है, तो यहाँ पे 40 को छूट देगा तो 60 आ जाएगा। अभी मैंने बोला था 100 में डिस्काउंट परसेंट बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब उसको 20% का प्रॉफिट होता है। ठीक, तो 120 हो जाएगा। तो अब देखो ये हो जाएगा 60 दूनी 120, और हमें मार्केट प्राइस कितना दिया है, हमें अंकित मूल्य दिया है 24,000 रुपये। तो हम लोग यहाँ पे 24,000 रुपये लिख देंगे। अब 2 से इसको काट देंगे इधर आके, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया जाके 1200 रुपये आ जाएगा। ठीक, तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 1200 रुपये आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का जो रिलेशन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जाके। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। कह रहे हैं कि एक आदमी 64 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूटर द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है और वह 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाकर प्रारंभिक स्थान पर लौटता है। पूरी यात्रा की उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। देखो जबकि कभी भी कोई एक व्यक्ति एक ही निश्चित दूरी को, ठीक है ना, 2 अलग अलग चालों से तय करता है, मतलब एक बार वो पूरी निश्चित दूरी एक चाल से, दोबारा वो उतनी दूरी दूसरी चाल से, तो उसकी जो औसत चाल का फार्मूला होता है 2xy बटे x प्लस वाई। मतलब कि पहले वो x चाल से गया फिर y चाल से वापस आया। ठीक है, तो x उसकी चाल कितनी दी है 64, y कितना है 16, तो 2 इंटू 64 इंटू 16 बटे 16, 64 नीचे 80 हो जाएगा। ठीक, तो 8 दाम 80 और 88 64। ठीक है, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी 16 अट्ठे 128 दूनी 256, और एक अंक बाद नीचे 10 है तो एक अंक बाद 25.6 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगी उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक, तो कभी भी अगर क्वेश्चन में ये कहे कि एक व्यक्ति x चाल से कोई दूरी जाता है और y चाल से वापस आता है, ठीक, तो इस कंडीशन में पूछे कि उसकी औसत चाल क्या होती है 2xy बटे x प्लस वाई होती है। ठीक, हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग क्या है। देखो उसने ये बोला, देखो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई
RH, ठीक। और जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई RH प्लस R होता है। वो इसी का योग पूछ रहा है कि बेलन के कुल पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग। अगर हम लोग यहाँ से 2 पाई R कॉमन ले लें, 2 पाई R कॉमन ले लें तो यहाँ H 2H प्लस R हो जाएगा ना, बस इसी में वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। तो बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर दी है। पाई का मान 22/7 दिया है, आर का मान 7, क्योंकि व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी आधी होती है, 2 इंटू एच प्लस आर 7, ठीक। ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूनी 44, और 44 का गुणा हम लोग यहाँ पे 4 7 4 11, 11 चौको 44, 11 चौको 44, 4 48, 480 आ जाएगा जाके, ठीक है ना। तो 480 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। तो अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि √6 √6 √8 और √21 का चतुर्थानुपाती। वो कह रहे हैं कि √6 √8 और √21 का चतुर्थानुपाती। देखो जो चतुर्थानुपाती होता है वो BC/A होता है, जो फोर्थ प्रपोर्शन होता है वो BC/A होता है। तो B की वैल्यू कितनी दी है, √8, C की वैल्यू कितनी दी है, √21 बटे A की वैल्यू √6, ये 36 18, ठीक है ना, ये हमारा √3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग काटते कैसे, इसको हम लोग अगर ये देखें तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते एक ही रूट में, 21/6, ठीक। अच्छा या पूरा नहीं कर, 21/6 लिखेंगे तो 3 दूनी 6, 3 7 21, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये नहीं आएगा जाके, यहाँ पे ये आ जाएगा। जब काटेंगे इसको तो √7/√2 आ जाएगा, ठीक। और इस 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस 8 को हम लोग 2√2 लिख सकते हैं, √8 को √2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया आंसर, 2√7, ये क्या आ जाएगा, फोर्थ प्रपोर्शन आ जाएगा, ठीक। मतलब कि चतुर्थानुपाती आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है कि एक शहर में भालुओं की संख्या हर वर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी थी। देखो जब वो 3% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है तो 2 साल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो 3% के साथ हम लोग अगर ए बी रूल निकाल लें, 3 + 3 + 3 इंटू 3/100, मतलब कि 2 साल में वो कितनी बढ़ जाएगी, जनसंख्या में वृद्धि होगी, 6.09% की वृद्धि होगी। देखो वो 2 साल पहले जनसंख्या तो 100% होगी ना, लेकिन अब 6.069% की वृद्धि हो गई, मतलब कि अब जनसंख्या कितनी हो गई, 106.09%, ठीक। लेकिन वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि वो 21,000 कितनी दी है, 21,218 दी है, ठीक। देखो ये हमारी क्या है, 2 साल बाद जनसंख्या है, ये परसेंटेज में है, ठीक। जबकि ये हमें ऐसे दी है जाके क्वेश्चन में, ठीक। जबकि हमें 2 साल पहले ही बताना, मतलब हमें 100% का मान बताना है, ठीक। तो 2% से परसेंटेज हमारा कैंसिल हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे 2 0, ठीक। अब ये देखो 10,609 जो है ये इसका 2 गुना ही तो है जाके, ये 21,218, तो 20,000 क्या आ जाएगी, 20,000 आ जाएगी उसकी 2 साल पहले की जनसंख्या। 2 साल पहले की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 20,000 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। अब देखो बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन 2832 रुपए में एक टेबल बेच रहा है, यदि उसका लाभ 18% है तो मेज का क्रय मूल्य क्या है। देखो जब उसका लाभ 18% है तो मतलब वो बेच कितने में रहा है, वो 118% में बेच रहा है।
जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वो 2832 रुपए में वस्तु को बेच रहा है। तो 118% की वैल्यू कितनी दी है, 2832। ठीक, हमें क्रय मूल्य बताना है, मतलब 100% का मान बताना है। देखो ये पता है कि 2 जीरो तो लास्ट में होंगे ही, 2 जीरो लास्ट में होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखें तो 2 ऑप्शन तुम्हारे ऐसे ही कट गए, बी, ए और सी, क्योंकि उनमें तो 2 जीरो है ही नहीं। और ये देखें कि 8 में कितने का गुणा करेंगे कि 2 आ जाए। ठीक, 8 में कितने का गुणा करने पे 2 आता है, 8 चौको 32, मतलब कि 2 जीरो के बाद 4 ही जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी को देखें तो ये क्या है, 2 जीरो के बाद 4 है, मतलब आगे 2, तो ये हमारा क्या हो गया, जाके ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, याद रखना जाके ये होता है, देखो स्मार्ट तरीके होते हैं कैलकुलेशन करने के। ठीक है, अगर पूर्ण में आंसर दिया है, पूर्ण वैल्यू में आंसर दिया है, ठीक है ना, मतलब दशमलव नहीं दिया है, तो वो जरूर ना जरूर किसी नंबर से पूरा पूरा कटेगा। ठीक, तो उसका लास्ट डिजिट का गुणा ही तो होगा 8 में, तो किसका 8 में गुणा करें, किस नंबर का, कि वहाँ पे 2 आ जाए। 8 चौको 32 ही होता है, मतलब 2 जीरो के बाद क्या आएगा, 4 ही आएगा जाके। ठीक, हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने समय में 80,000 रुपए की राशि, ठीक है ना, 1,17,128 रुपए हो जाएगी। तो देखो हमें जब कभी भी प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दे दे तो हम लोग उसको रेशियो में निकालते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे 80,000, ठीक है, और यहाँ पे कितना है, 1,17,128, 1,17,128 अमाउंट है। हम लोग इसको काट लेंगे जाके। ठीक, अगर हम लोग इसको 8 से काटे, देखो यहाँ पे पावर ही बनती है। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग लगाना है कि 8 से इसको काटना पड़ेगा। ठीक, अब इसको 8 से काटेंगे, 8 एक कम 8, 3 बचेगा 36, 8 चौको 32, 5 बचा 51, 8 संग 48, 3 8 चौको 32, 8 एक कम 8। अब देखो ये हमें ये दिख रहा है कि अब ये कटेगा नहीं, क्योंकि इधर जीरो, इधर अगर 0 5 होता तो कुछ या 2 होता, कुछ सम होता तो कट जाता, लेकिन ये दिख रहा है कि ये 10 की पावर 4 है। ठीक है, ये 10 की पावर 4 है। ठीक, और ये भी ये पता होना चाहिए कि ये हमारी 11 की पावर 4 है। ठीक, ये हम लोग थोड़ा ऐसे दिमाग लगा दिए, 10 की पावर बना तो आगे क्या 11 की पावर बन सकती है, तो 11 की पावर 3 जो होती है 1331 होती है। अगर 11 का गुणा करेंगे तो 11 कम 11, 11 3 33, 1 34, 11 3 33 और 3 36, 11 3 14। ठीक, थोड़ा ये दिमाग लगाना होता है कि 10 के बाद क्या 11 की पावर बनेगी। ठीक, तो 11 की पावर 4 तो नहीं पता है, लेकिन 3 पता है, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं 11 गुणा करके। ठीक है, तो यहाँ पे जो पावर बनती है प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लगा के उसको पावर में बदलने पर यहाँ जो पावर बनती है वही वो हमारा क्या होता है, टाइम होता है। अगर 2 पावर बनती तो 2 साल लगते, तो टाइम कितना लग जाएगा, 4 वर्ष। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बात करेंगे अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से चलती है तो उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। अब ये सवाल क्या कोई करने वाला सवाल है क्या, अब ऐसे ही देख लो, दूरी उतनी है, वो पहले कोई दूसरी चाल से जा रहा है, किसी चाल से जा रहा है, तो उसको 5 घंटे का समय लगता है। अगर वो चाल को आधी कर देगा तो उसको टाइम दोगुना नहीं लगेगा, मतलब कि उसको 10 घंटे का समय लगेगा। पहले उसको टाइम 5 घंटे का लग रहा था, ठीक है, अब उसको T2 टाइम 10 घंटे का लगेगा, तो कितना टाइम अधिक लग रहा है, तो 5 ही घंटे तो टाइम अधिक लग रहा है। ठीक, अब ये तो क्वेश्चन ऐसे ही बस हो जाना चाहिए ना, वो कह रहा है कि दूरी तो नहीं है, पहले वो बोल रहा है कि वो
किसी चाल से जब जा रहा है तो उसको 5 घंटे का समय लगता है। अगर वो चाल को आधी कर देगा तो टाइम दोगुना नहीं हो जाएगा। तो जब टाइम दोगुना हो जाएगा तो पहले 5 घंटे लग रहा था, अब उसको 10 घंटे लगेंगे ना। अब कितने की टाइम की वृद्धि हुई? तो 5 घंटे की। तो उसको 5 घंटे अधिक समय लगेगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? 5 घंटा। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना? कुछ नहीं करना। और ऐसे क्वेश्चन रहेंगे कई सारे आपके, ठीक। तो इंतजार करना है ऐसे क्वेश्चनों को। ऐसे ही क्वेश्चनों से हम लोग टाइम को मैनेज करते हैं। मान लो शुरू में क्या आ गया, जाके देखो 4 ही 5 क्वेश्चन 3-4 ऐसे होंगे जाके जो आपके टाइम मैनेजमेंट लेंगे जाके, मतलब कि टाइम उसमें कंज्यूम करेंगे जाके, ठीक। तो वो अगर शुरू में आ रहा है बस धैर्य रखना है कि आगे क्वेश्चन आसान आएंगे जाके, ठीक। ये नहीं वहीं टेंशन ले लेना कि इतना ज़्यादा टाइम लग रहा, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, या तो आपको शुरू में मिलेंगे या बीच में कहीं ना कहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स ने 180 रुपये में 40 पेंसिलें खरीदी और 180 रुपये में 2 दर्जन पेन खरीदे। एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य में अंतर ज्ञात कीजिए। देखो वो कह रहा है कि 180 रुपये में, देखो उसने 40 पेंसिल खरीदी हैं, उसने 40 पेंसिल खरीदी हैं 180 रुपये में, ठीक। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 180/40 हो जाएगा ना। 180/40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा एक पेंसिल का मूल्य? तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि जो एक पेंसिल होगी जाके, ठीक है ना, उसको पेंसिल होगी, उसका मूल्य कितना होगा? 180/40। 0 0 कट गया और ये कितना आ जाएगा? 4 चक्को 16, 2 4 पंचे 20, मतलब कि 4.5 रुपये क्या आ जाएगा? ये एक पेंसिल का मूल्य आ गया। अब वो कह रहे हैं कि वो 180 रुपये में ही 2 दर्जन पेन, मतलब कि वो 24 पेन खरीदता है। कितने में? 180 रुपये में ही, ठीक। तो एक पेन का मूल्य कितना आ जाएगा? 180/24, ठीक। देखो यहाँ पे 180 रुपये ये, हाँ 180 रुपये। तो 12 दूनी 24 और इसको काटेंगे 15 आ जाएगा 12 से, और ये 7.5, मतलब कि एक पेन का मूल्य कितना आ गया? 7.5। एक पेंसिल का मूल्य 4.5 रुपये, एक पेन का मूल्य 7.5 रुपये। तो अंतर कितना आ गया जाके? 3 रुपये का अंतर आ गया, ठीक। तो 3 रुपये क्या हो जाएगा जाके? एक पेंसिल और एक पेन के मूल्य का अंतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आज के जो क्वेश्चन थे 15 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए जाके, ठीक है। तो आज की क्लास देखो 20 क्वेश्चन जो थे, 20 क्वेश्चन में मैं 15 क्वेश्चन अच्छे अच्छे लेके आता हूँ, ठीक है। और बाकी के जो हम लोग 5 क्वेश्चन को छोड़ते हैं जाके, बस वो 5 ऐसे ही होते हैं। या तो आपने क्या किया जाके, उन क्वेश्चनों को मैंने या तो करा दिया उस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन, या फिर वो क्वेश्चन आप लोग अपने से बहुत आसान छोटे छोटे लेवल के तो बना सकते, जैसे बॉड मास का कोई छोटा सा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। या प्रॉफिट लॉस पे पूछ दिया कि विक्रय मूल्य दिया, विक्रय मूल्य प्रॉफिट परसेंट पूछ देता है, ठीक। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं छोटे छोटे, वो मैं क्वेश्चन कैंसिल कर देता हूँ। तो 20 में से 15 ही क्वेश्चन हम लोग सेलेक्ट करके पढ़ेंगे जाके, ठीक। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही जाके। और मैं फिर से आपको लास्ट टाइम में यही बोलता हूँ, लाइफ टाइम में जो लास्ट टाइम हमारा होता है पेपर से 20-25 दिन का, उसमें बस यही करना है कि आप लोग जितने से ज़्यादा हर सब्जेक्ट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है बस उन्हीं को रिवाइज कीजिए जाके, ठीक। कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना जाके। जैसे अपना करंट अफेयर हो गया और जीएस में अपना स्टैटिक या करंट को आप बहुत ही ज़्यादा टाइम देके पढ़ सकते हैं जाके, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए जाके। और मिलेंगे बाकी हम लोग अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही।